Hello everyone, welcome to Obipedia powered by Money IAS. My name is Shikha Puri and today we are gonna talk about स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम। अगर हम सेबी की बात करें तो सेबी के सिलेबस में आपको SRA दिखेगा, दैट इज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट दिखेगा। देखिए एक चीज़ हम ना कंसीडर कर लेते हैं कि पहले जो छोटे एक्ट हैं और जो अगर उनके 2-3 क्वेश्चंस भी बन गए ना, क्योंकि वो है छोटे एक्ट, थोड़ा छोटा सा एक्ट है SRA, बट है भी थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ी चीज़ें ईजी भी हैं। अगर इस एक्ट को पहले पकड़ लेंगे और इस एक्ट को पूरा क्लियर कर लेंगे ना, तो वो 2-3 क्वेश्चंस जो है अपने वो बहुत अच्छे से पकड़ में आ जाएंगे। और देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या रहता है कि अगर आप 2-3 क्वेश्चंस भी आपके पक्के हो जाते हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है, राइट। तो ये जो अपने छोटे एक्ट्स हैं, लेकिन अपने को नंबर स्कोरिंग एक्ट्स हो जाते हैं, ये जो अच्छे से दिलाएंगे उनको हम अच्छे से पकड़ बना लेते हैं। उसके बाद हम ऐसे डायरेक्शन वाइज चलेंगे, ठीक है। तो लीगल पेपर में अपना स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आता है। चलिए पहले स्टार्ट ये देख लेते हैं कि व्हाट इज रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बात क्या करता है, किस बारे में बात करता है 1963, ठीक है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में बस कुछ प्रोविजंस हैं जो कॉम्पनसेशन के बारे में बात करती हैं कि अगर आप स्पेसिफिक रिलीफ भी दे रहे हो और उसके साथ में कॉम्पनसेशन भी दे रहे हो तो वो अपनी कुछ प्रोविजंस हैं। लेकिन बेसिकली स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या बात करता है, मनी के अलावा जो भी आपको रिलीफ चाहिए, अगर प्लेंटिफ सूट लेकर कहाँ पे गया, कोर्ट में गया और उसको मनी के अलावा, ठीक है, क्या चाहिए, एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए। ए पर्सन ने बी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, ए पर्सन ने बी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 6 जनवरी को मैं पर्टिकुलर गुड्स की डिलीवरी कर दूंगा, राइट। ये इनका कॉन्ट्रैक्ट। अब बी पर्सन ने क्या किया, इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया और स्पेसिफिक ये जो 6 जनवरी को डिलीवर नहीं किया। इससे ए को नुकसान तो हुआ, डैमेजेस तो हुए, लेकिन अब ए का क्या था कि उसको ये डिलीवरी चाहिए ही थी, इन गुड्स की डिलीवरी उसको चाहिए ही चाहिए थी। तो अब क्या होता है, अब वो कोर्ट में जाता है और कोर्ट में क्या कहता है कि सर, दैट इज जज अपने हमारे जजेस को क्या कहता है कि सर देखिए ऐसा है कि कॉम्पनसेशन की बात तो बाद में करेंगे, जो मुझे लॉस हुआ उसका कॉम्पनसेशन के बाद में बात करेंगे, बट आई नीड दोज गुड्स। तो बी ये मुझे इंश्योर करवाइए, ये स्पेसिफिकली बी को कहिए, ठीक है, कि ये जो डिलीवरी है ये मेरे गोडाउन में आ जानी चाहिए। तो ये क्या हो गया, एक एक्ट हो गया, ठीक है। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बात ही ये करता है कि एक पर्टिकुलर एक्ट, एक स्पेसिफिक जो काम है वो दूसरी पार्टी करेगी, जैसे डिफेंडेंट करेगा। कोर्ट की डिस्क्रिप्शन रहती है कि वो देखेगा, ऑब्वियसली सर्कमस्टांसेस को देखा जाएगा ना कि इसमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट लगेगा भी कि नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये सिनेरियो हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सारी की सारी बातें करता है, राइट। इतना ब्रीफ से इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब MCQs की तरफ चलते हैं कि जो हमारी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं वो MCQs हम कवर कर लेंगे। और सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं कवर करते हैं हम, क्या कवर करते हैं, पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है आपका, ठीक है। अब एक क्वेश्चन में आपके 10 और क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। तो ये चीज माइंड में रखिएगा और इस अकॉर्डिंग आपने क्या देखना है, आपने ये पूरी वीडियो देखनी है। और गाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आपको PDF मिल जाएगी ये पर्टिकुलर, बिकॉज PDFs आर वेरी इंपॉर्टेंट। PDFs इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जब आप एंड में एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो आपको वो PDFs फिर से गो थ्रू करनी होती है कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था, ये क्वेश्चन पढ़ा था, ये भी क्वेश्चन पढ़ा था, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी PDF के लिए। और हमारा पर्टिकुलर सेबी लीगल का कोर्स चल रहा है गाइज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप उसको भी चेकआउट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे, राइट, डू चेक इट आउट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, what is the first question? Specific relief can be granted only for the purpose of। स्पेसिफिक रिलीफ हमने बात तो कर लिया, बट ये किस पर्पस के लिए ग्रांट किया जाएगा ये हमारा SRA एक्ट कहता है। तो इन ऑप्शंस में से देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारी सही ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहती है, इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स एंड नॉट फॉर द मेयर पर्पज ऑफ इन्फोर्सिंग अ पीनल लॉ। सेकेंड, इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स। थर्ड ऑप्शन क्या कहती है, इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल क्रिमिनल राइट्स ओनली। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या कहती है, इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स एज वेल एज क्रिमिनल राइट्स। चलिए गाइस, चलिए गिव मी द आंसर। इसका आंसर क्या बनेगा, स्पेसिफिक रिलीफ कैन बी ग्रांटेड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ, किसके लिए स्पेसिफिक रिलीफ दिया जा सकता है, पर्टिकुलर रिलीफ जो दिया जा सकता है। चलिए गाइस, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा या फिर फोर्थ होगा, इसका आंसर क्या रहेगा, चलिए मुझे बताइए। इन
enforcing individual civil rights and not for the mere purpose of enforcing a penal law, enforcing individual fundamental rights, criminal rights और civil और criminal rights both, सबकी बात करता है। चलिए बताइए इसका आंसर। तो गाइज अगर हम इसका आंसर की बात करें ना इस क्वेश्चन का, तो कौन सा इसका आंसर बन जाएगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट। अब अगर हम प्रोविजन देखें, बेयर एक्ट खोल के देखें, तो अब इस प्रोविजन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पता क्या बन जाता है? ये वाली लाइन, इंडिविजुअल सिविल राइट्स को, ये एक इंडिविजुअल के सिविल राइट को ये इन्फोर्स करता है। ये हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमको ना प्रोविजन में से ऐसे पर्टिकुलर्स ढूंढने होते हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इसका पर्टिकुलर चीज अपनी क्या इंपॉर्टेंट है? इंडिविजुअल सिविल राइट्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर जो है वो बनेगा? ए ऑप्शन इसका आंसर बनेगा गाइस, ठीक है। चलिए 1 सेकेंड, ये हाँ जी देखिए, एज पर सेक्शन 3 ऑफ SRA दैट इज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, एवरी ड्यूटी इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉल्ड। कोई भी ड्यूटी जो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है, डेफिनेशन पार्ट है अपना, तो डेफिनेशन पार्ट में कोई भी क्या बोला गया है कि एक ड्यूटी है जो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको ड्यूटी कहा जाता है, लीगल ड्यूटी कहा जाता है, ऑब्लिगेशन कहा जाता है, या फिर नन ऑफ द अबव? चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? यही होता है, ये क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं अगर हमने अच्छे से पढ़ा नहीं होता चीज़ों को। इसलिए हम लोग बैठे हैं आपके लिए। आपको पूरा का पूरा, आप अगर कोर्स में देखेंगे तो आपको किस तरह से पढ़ाया जाता है वो तो आपको पता लग जाएगा। एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो आप इधर आइएगा। चलिए देखिए, एज पर सेक्शन 3 ऑफ SRA एवरी ड्यूटी इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज कॉल्ड ऑब्लिगेशन। उसको ऑब्लिगेशन कहा जाएगा। कोई भी ड्यूटी अगर इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, अब उसको आप ऐसा नहीं कह सकते कि ड्यूटी कह दोगे या फिर लीगल ड्यूटी कह दोगे। इसका करेक्ट आंसर आएगा गाइज सी ऑप्शन, दैट इज ऑब्लिगेशन। अगर मेरा बी के साथ आई एम एन ए पर्सन और बी के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ मेरी ऑब्लिगेशंस है, कुछ बातें ऐसी लिखी गई हैं जो मुझे पूरी की पूरी करनी है एंड वो मेरी ड्यूटी बनती है, राइट? और दोज थिंग्स आर इन्फोर्सिबल बाय लॉ ऑल्सो। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होगा कि आपको किसी का कत्ल करना है, दैट इज नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, तो ये इसको करने के लिए आई एम नॉट बाउंड। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि पर्टिकुलर डे को मुझे कुछ डिलीवर करना है या फिर ये गुड्स मेरे पास होने चाहिए, कुछ भी थिंग्स लिखी हैं जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, तो उसको पूरा करना मेरी क्या बन जाती है? ड्यूटी बन जाती है, और ये मेरी एक ऑब्लिगेशन है, ठीक है? तो ये मेरी क्या है? एक ऑब्लिगेशन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन गाइस, ठीक है? सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, राइट? समझ में आ गया? नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या बात करता है? देखिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी सॉट अपॉन। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट किन एग्रीमेंट से आप सॉर्ट कर सकते हैं? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिए मुझे ये बताइए, रिटर्न एग्रीमेंट्स, ओरल एग्रीमेंट्स, बोथ ए एंड बी, एंड डायरेक्ट एग्रीमेंट्स। चलिए मुझे बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है? ये कुछ क्वेश्चन अपने बेसिक से चल के फिर आगे आगे वाली प्रोविजंस की बात करेंगे, राइट? तो चलिए इसका आंसर बताइए मुझे, इसका आंसर क्या बनता है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी सॉट अपॉन। रिटर्न एग्रीमेंट्स, ओरल एग्रीमेंट्स, बोथ ए एंड बी, एंड डी इज द डायरेक्ट एग्रीमेंट। चलिए मुझे बताइए इसका आंसर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? अच्छा, तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज बोथ ए एंड बी। अगर कोई रिटर्न एग्रीमेंट भी हुआ है या फिर कोई ओरल एग्रीमेंट भी हुआ है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन बातों पर भी सॉर्ट कर सकता है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन गाइस, ठीक है? नेक्स्ट चलिए, हाँ जी, व्हाट इज द नेक्स्ट? कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सिएबल। कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट अपनी प्रोविजन है, कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स है? SRA क्या बात करता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स जिनको आप स्पेसिफिकली इन्फोर्स कर सकते हो। अब इस प्रोविजन में क्या बात करी गई है? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिनको आप स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं कर सकते। इसका मुझे करेक्ट ऑप्शन बताइए कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस ड्यूटी, डिपेंडेंट द पर्सन क्वालिफिकेशन, ऑल ऑफ द अबव। चलिए इसका आंसर बताइए। इस चीज को ना हम अच्छे से एनालाइज करके भी पढ़ेंगे। पहले इसका आंसर मुझे बता दीजिए क्या होगा। कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सिएबल, कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको स्पेसिफिकली इन्फोर्सिएबल नहीं किया जाता, इन्फोर्स नहीं कर सकता कोर्ट, बेसिकली कोर्ट नहीं कर सकता इनको स्पेसिफिकली इन्फोर्स। चलिए बताइए, चलिए गाइस गिव मी द आंसर्स।
अच्छा देखो, अब इसका करेक्ट आंसर पता क्या बन जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑल ऑफ द अबव। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये डी ऑप्शन क्यों करेक्ट हो गया, ठीक है, डी ऑप्शन आप बोलोगे कि क्यों करेक्ट हो गया, तो अभी हम बात कर लेते हैं डी ऑप्शन की। ऑल ऑफ द अबव है तो सारे के सारे देखने पड़ेंगे। सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस हमारा एसआरए में बात की गई है। तो देखिए सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस का मतलब क्या हो गया, सेक्शन 20 अपनी बात करता है सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस की। ऐसी परफॉर्मेंस, ए ऑप्शन ने, ए हमारा पर्सन है, उन्होंने बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया। अब बी ने ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया। कैसे ब्रीच कर दिया, अपना प्रॉमिस नहीं निभाया, ब्रीच ऑफ द प्रॉमिस कर दिया बी ने। अब ए को क्या था, ए को था कि ये कॉन्ट्रैक्ट होना ही चाहिए, जो भी इसके अंदर बातें लिखी गई हैं दे आर नेसेसरी, कि कोई ना कोई तो करे। अब ए ने क्या किया, ए ने यही कॉन्ट्रैक्ट किससे इन्फोर्स करवा दिया, किसी थर्ड पार्टी से इन्फोर्स करवा दिया कि सर आप ही इसको कर दीजिए। थर्ड पार्टी से क्या करवा दी, परफॉर्मेंस करवा दी इसकी, थर्ड पार्टी से परफॉर्मेंस करवा दी, जो भी ऑब्लिगेशन बी को करनी थी उसकी, ठीक है, या फिर अपनी ही एजेंसी से। तो क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस हो गई। करनी किसने थी, बी ने, पर कर किसने दी, थर्ड पार्टी ने कर दी। तो ये वाले कॉन्ट्रैक्ट्स कौन हो जाते हैं, ये वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं, ये वाली परफॉर्मेंस कौन सी हो जाती है, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस हो जाती है, कि किसी थर्ड पार्टी ने ये सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस कर दी है, राइट। अब बी से कॉम्पनसेशन तो लिया जाएगा, जब ये थर्ड पार्टी ने परफॉर्मेंस कर दी ना, तो जो भी कोई खर्चा वगैरह आया होगा बी से वो लिया ही जाएगा, जो डिफॉल्टर पार्टी है। ये कॉन्ट्रैक्ट, ये परफॉर्मेंस हो गई अपनी सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस। अब ऐसी वाली परफॉर्मेंस एक बार हो गई, अब कोर्ट कहता है कि आप मेरे पास मत आइए स्पेसिफिकली इन्फोर्सिएबल स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि आपने किसी और से ये परफॉर्मेंस तो करवा दी है ना, जो आपको चाहिए था वो तो हो गया, तो अब आप यहां पर नहीं आ सकते। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस ड्यूटी। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहां पर बार बार ड्यूटी लगती है, ठीक है, कि ए पर्सन ने बी पर्सन को ऑब्लाइज कर दिया कि आप अपनी ड्यूटी आज भी दोगे, कल भी दोगे, परसों भी दोगे, कुछ ऐसी कंडीशन है, राइट। तो अब क्या होगा, अब बी पर्सन ने वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है, ठीक है। अब अगर ए पर्सन कोर्ट में चले जाते हैं और कोर्ट में कहते हैं कि सर देखिए बी पर्सन जो है, मैंने उसको कॉन्टिन्यूअस ड्यूटी दी हुई है और वो ब्रीच कर रहे हैं इस चीज को। अब कोर्ट क्या कहेंगे, कोर्ट कहेंगे सर कि अगर मैं इसकी एक बार की ड्यूटी को सुपरवाइज कर भी लूं, तो मैं बार बार तो इसकी ड्यूटीज को सुपरवाइज नहीं कर सकता ना। तो कॉन्टिन्यूअस ड्यूटी कभी कोर्ट में एसआरए के अंडर नहीं आ सकती, बिकॉज एक बार ड्यूटी इन्फोर्सिबल करवा भी देगा कोर्ट, बोल भी देगा बी को कि आप अपनी ड्यूटी अच्छे से करिए, लेकिन बी सी को फिर से वो ड्यूटी करनी है, फिर से उसको किसी और दिन करनी है, तो कैसे चलेगा। कॉन्टिन्यूअस ड्यूटी को बार बार कोर्ट सुपरवाइज नहीं कर सकता, इसीलिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें कॉन्टिन्यूअस ड्यूटी को परफॉर्म करना होता है, वो हमारे स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं किए जा सकते अंडर एसआरए, राइट। नेक्स्ट आ जाता है सी ऑप्शन, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशंस। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो किसी के पर्सनल क्वालिफिकेशंस पे डिपेंडेंट होते हैं। अब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आई एम द टीचर फॉर अ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट, और यहाँ पर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है अपने इंस्टीट्यूट के साथ, लेकिन कल को मैं इंस्टीट्यूट में नहीं आ रही, मैं पढ़ाना मैंने बंद कर दिया यहाँ पर, ठीक है, तो एक तरह से मैंने ब्रीच किया, ठीक है। लेकिन ये जो पढ़ाना था, व्हाट इज दिस इज माय पर्सनल क्वालिफिकेशन, ये मेरा एक टैलेंट है, ठीक है, जो मेरी स्किल है, ये जो मैं कर रही हूं। अब इस चीज को लेकर एसआरए के अंडर नहीं जा सकते, कि स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करवा सकते। ए पर्सन अगर चले गए कोर्ट के पास कि सर बी को बुलाइए, मुझे बुलाइए, और मुझे ये टीचर चाहिए ही चाहिए कि ये यहाँ पर पढ़ाए, ऐसे वाले केसेस को स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं कर सकते। हमने कॉन्ट्रैक्ट में ये पढ़ा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में आपको डैमेजेस का कॉम्पनसेशन वगैरह सब दिया जाएगा, ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइडेबल भी हो जाते हैं, लेकिन यहां पर इनको मना कर दिया गया है, जो डिपेंडेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से, पर्सनल क्वालिफिकेशन से। और एक और इसमें आ जाती है ऑप्शन, दैट इज डिटर्मिनेबल। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो डिटर्मिनेबल बाय पार्टीज, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर डिटर्मिनेबल बाय पार्टीज। अब देखिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स, ये डिटर्मिनेबल बाय पार्टीज का मतलब क्या हो गया, जैसे आप पार्टनरशिप एट विल वाला एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। पार्टनरशिप एट विल में क्या रहता है कि जो एक पार्टनर है,
ए पार्टनर और बी पार्टनर दोनों हैं, उन्होंने पार्टनरशिप एट विल की हुई है। अब उसमें से ए पार्टनर ने क्या किया, वो चले गए पार्टनरशिप छोड़ के। क्यों? क्योंकि ये पार्टनरशिप एट विल थी, उनको नहीं करना था। उन्होंने पार्टनरशिप एट विल में क्या किया, उस करेक्टर को ही निभाते हुए अपने को छोड़ के चले गए। अब बी क्या किया, बी जो चले गए कोर्ट में कि सर देखिए इस पार्टनर को बुलाइए, ये तो पार्टनरशिप छोड़ के चले गए। अब कोर्ट क्या बोलेगा कि सर आपका जो करेक्टर है ना, ये जो नेचर है आपके कॉन्ट्रैक्ट का, यही नेचर कैसा है जो आप लोग ही डिटरमाइन कर रहे हो। अब अगर ए पर्सन को मैं बुला भी लूंगा कि आप वापस आइए और आप क्या कीजिए, आप अपनी ड्यूटी निभाइए, लेकिन बाद में फिर से, क्योंकि ये पार्टनरशिप एट विल है, बाद में फिर से क्या हो जाएगा, ये फिर से जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी सिनेरियो, ऐसे भी जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको भी स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। ये हमारी प्रोविजन में लिखा है। ठीक है, दिस प्रोविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने आपको सारी की सारी प्रोविजन नहीं बता दी। राइट, तो ये अपना एमसीक्यू था। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोटिस हैज बी, यहां पर ऐसे कॉमा लगा लीजिए। ठीक है, इन सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोटिस हैव टू बी गिवन टू डिफेंडेंट विद इन। अब सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं जिसमें सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस होती है, लेकिन उसमें नोटिस भी देना पड़ता होता है। किसको? डिफेंडेंट को नोटिस देना पड़ेगा। जैसे हमने बोला था कि ए पर्सन ने बी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, बी ने ब्रीच कर दिया और ए किसी और पार्टी के पास चले गए कि आप ही मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया, परफॉर्म कर दीजिए। लेकिन इस सिनेरियो में क्या होगा, ए को पहले नोटिस देना पड़ेगा, ए को पहले नोटिस देना पड़ेगा, किनको? बी को, कि सर प्लीज आप जो आपको ये परफॉर्मेंस जो करनी थी आप इसको कर लीजिए। पहले नोटिस देना पड़ेगा बी को। और अगर बी उस टाइम पीरियड में भी क्या करते हैं, डिफॉल्टर हो जाते हैं, नहीं करते हैं परफॉर्मेंस, उसके बाद में पार्टी क्या करेगी, थर्ड पार्टी के साथ या फिर अपनी ही एजेंसी से वो परफॉर्मेंस करवाएगी। अब ये नोटिस कितने दिनों के बीच में जाना चाहिए, ये मुझे बताइए। नोटिस कितने दिनों का होता है, ये नोटिस कितने दिनों का होता है, ये मुझे बताइए। इज इट 30 डेज, इज इट 40 डेज, इज इट 20 डेज और इज इट 10 डेज? चलिए इसका आंसर कीजिए मुझे, क्या होगा गाइस, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर? 30, 40, 20, 10। चलिए 30 डेज, 40 डेज, 20 डेज और 10 डेज। Let me know guys, what is the correct answer? Do tell me. अच्छे क्वेश्चंस है काफ़ी और इंपॉर्टेंट प्रोविजन से रिलेटेड है, तो ये दिस सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, इसकी पीडीएफ पक्का डाउनलोड कर लेना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हैं। ऐसे ना एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको मिल नहीं पाते हैं, फिर आप बाद में बोलोगे अरे ये तो क्वेश्चंस मुझे मिल ही नहीं रहे। बाद से अच्छा है अभी से ही तैयारी करोगे, ठीक है, तभी बात बनेगी ना। तो चलिए, एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी भी ज़्यादा आपने मेजरली देखा होगा नहीं करवाई जाती है। तो जहाँ पर करवाई जा रही है प्रॉपर बेसिकली, वहाँ पर तो आप इसका मतलब फ़ायदा उठाओ पूरा का पूरा। अच्छा, इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा गाइस? ए ऑप्शन, दैट इज 30 डेज। 30 डेज नोटिस पीरियड होता है इस सिनेरियो में। सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस में 30 डेज का नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, जब एक बार परफॉर्मेंस अपनी करवा ली इसने थर्ड पार्टी से, तो बी से क्लेम कर सकता है ये, क्या जो भी कॉम्पनसेशन होगा बी से क्लेम कर सकता है। नाउ दिस प्रोविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये अमेंडमेंट के थ्रू आई है, न्यू सेक्शन आया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो क्या है सेक्शन, क्या कहता है, कौन सा सेक्शन है जो बात करता है पावर ऑफ कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट्स? पावर ऑफ कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट्स किस सेक्शन की बात करता है अंडर SRA? सेक्शन 14A, सेक्शन 15, 19, 14। चलिए मुझे बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर गाइस, क्या होगा, क्या बनेगा? चलिए डू लेट मी नो, बताइए मुझे। पावर ऑफ कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट्स गिवन इन सेक्शन 14A, सेक्शन 15, 19 और 14। चलिए, अच्छा, तो इसका करेक्ट आंसर पता क्या बनेगा? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा गाइस ए ऑप्शन, दैट इज सेक्शन 14A बात करता है कि SRA के अंडर भी ना कोर्ट के पास पावर है कि वो एक्सपर्ट को एंगेज कर सकता है। एक्सपर्ट्स का डेफिनेशन हमने एविडेंस में हमने एक्सपर्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, तो एक्सपर्ट्स को एंगेज कर सकता है, उनका ओपिनियन जान सकता है। अब एक्सपर्ट्स को जो पार्टीज होती हैं, मतलब पूरा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा पार्टीज को, उनके साथ डॉक्यूमेंट वगैरह अगर कोई एक्सपर्ट्स मांगता है तो पार्टीज को देना पड़ेगा। ठीक है, पार्टीज भी उनसे पूछ सकती है कि आपके कौन से ऐसे कॉजेज थे, कौन से ऐसे ग्राउंड्स थे जिसमें आपने ये रिपोर्ट दी है। तो ये सारी बातें 14A में दी गई है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा गाइज? 14A is the correct answer. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, who can amend the schedule relating to any category of projects or infrastructure subsectors? जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड आ गया ना सारे में, वो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये अलग सा एक सेक्शन है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वाला। अब देखो क्या क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो अमेंड कर सकती है शेड्यूल। शेड्यूल कौन सा? जो रिलेटेड टू किस कैटेगरी का? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की कैटेगरी बताई गई है शेड्यूल में। अब उस शेड्यूल को
को कौन अमेंड कर सकता है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। चलिए जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए क्या होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की क्या बात की गई है, प्रोविजन ये भी दी गई है कि इसमें इंजंक्शन जो है वो नहीं लगती अगर ऐसा लग रहा है कोर्ट को कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले हो रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस में कुछ डिले हो रहा है, तो उसमें इंजंक्शन भी नहीं लगती। इंजंक्शन अपनी देखिए इंजंक्शन वाले क्वेश्चंस ना हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, बिकॉज वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। अभी देखिए अभी हम तब उसके पहले की प्रोविजंस हम कर रहे हैं, क्योंकि इंजंक्शन इसमें एक चीज है, एसआरए को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कितने जैसे ये हमारा एसआरए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, पहले तो अपना प्रीलिमिनरी आ जाता है, प्रीलिमिनरी आ जाता है, नेक्स्ट अपना आ जाता है स्पेसिफिक रिलीफ, वो सारी की सारी स्पेसिफिक रिलीफ की बात करता है, ठीक है। एंड थर्ड हमारा आ जाता है, क्या आ जाता है हमारा, प्रिवेंटिव रिलीफ, प्रिवेंटिव रिलीफ। और प्रिवेंटिव रिलीफ ही हमारा, इसी के अंदर हमारी इंजंक्शन के बारे में बात की गई है। इंजंक्शन भी हमारी 2 टाइप की होती है, कौन सी, टेम्परेरी इंजंक्शन और परपैचुअल इंजंक्शन, राइट। तो ये सारी प्रोविजंस भी अपनी एसआरए में दी हुई है। इसका आंसर बता दीजिए, व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर। चलिए गाइस इसका आंसर बता दीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, सब सेक्टर्स को के लिए उसकी पूरी कैटेगरी दी गई है शेड्यूल में। अब उस शेड्यूल को कौन अमेंड कर सकता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर पता क्या बन जाता है गाइस, इसका करेक्ट आंसर बन जाता है ए ऑप्शन, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, शेड्यूल को अमेंड कर सकती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए क्या, What is the next question? Bar of suit for compensation for breach after dismissal of suit for specific performance, किस सेक्शन में ये बात की गई है कि अगर, क्या कहता है ये प्रोविजन, ये प्रोविजन कहता है कि देखिए आप ए पर्सन क्या गए, ए पर्सन लेकर चले गए कोर्ट के पास, कौन सा केस लेकर चले गए, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सूट फॉर स्पेसिफिक, अगर आप प्रैक्टिस वगैरह किया होगा ना तो आपने देखा होगा सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता है, सूट फॉर पोजेशन रहता है, सूट फॉर डिक्लेरेशन रहता है, राइट। तो ये सारे सूट्स रहते हैं, ये सारे एसआरए के अंडर आ गए। तो अब ए पर्सन सूट फॉर क्या लेकर चले गए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लेकर चले गए कोर्ट के पास, लेकिन कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने उस सूट को, हम बेंच बना देते हैं प्रॉपर, कोर्ट ने क्या किया, उस सूट को डिसमिस कर दिया, ठीक है, कोई भी रीजन देके डिसमिस कर दिया। सूट को डिसमिस की स्पेलिंग गलत हो गई सर, ठीक है, सूट को डिसमिस कर दिया। तो अब क्या होगा, डिसमिस कर दिया, अब क्या पावर है कोर्ट के पास, पावर है पार्टी के पास कि वो कॉम्पनसेशन के लिए भी सूट फाइल कर दे, नहीं। एक अगर आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाला सूट ही क्या हो गया, डिसमिसल हो गया, अब आपके पास पावर नहीं है किस चीज की, कॉम्पनसेशन सूट फॉर कॉम्पनसेशन आप फाइल नहीं कर सकते। अब ये सारी की प्रोविजन मुझे बताइए आपको कि आप किस सेक्शन में दी गई है, सेक्शन 24 में दी गई है, 23 में दी गई है, 22 में दी गई है, या फिर 21 में दी गई है। चलिए गाइस, चलिए मुझे इसका आंसर दीजिए, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, 24, 23, 22, 21, राइट। क्या इसका आंसर बन जाएगा, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिसमिस हो गया, अब कॉम्पनसेशन में आप जा सकते हो या फिर नहीं जा सकते हो, कि कॉम्पनसेशन तो दे दो मुझे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो कैंसिल कर दिया, कॉम्पनसेशन तो दे दो। कोर्ट कहेगा नहीं भैया, एक केस ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही हम मना कर रहे हैं, तुम कॉम्पनसेशन कहाँ से लेने आ रहे हो, राइट। तो इसका आंसर क्या बन जाता है, करेक्ट ऑप्शन का इस 24 बन जाता है। सेक्शन 24 में अपनी ये बात की गई है, ठीक है, क्लियर हो गया बॉस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एनी पर्सन इंटाइटल्ड टू एनी लीगल कैरेक्टर और टू एनी राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी, कोई भी पर्सन, अगर ए पर्सन किसी भी प्रॉपर्टी के लिए इंटाइटल्ड हैं, चाहे उनका उसमें राइट बनता है, चाहे उनका उसमें लीगल कैरेक्टर बनता है। आगे ऑप्शन क्या कहा गया है कि मे इंस्टीट्यूट अ सूट अगेंस्ट एनी पार्टी डिनाइंग और इंटरेस्टेड टू डिनाई हिज टाइटल टू सच कैरेक्टर। अगर कोई पार्टी उनका ये इंटरेस्ट, उनका ये राइट डिनाई कर रही है तो क्या वो उसके खिलाफ सूट फाइल कर सकता है। डज नॉट इंस्टीट्यूट सूट अगेंस्ट एनी पर्सन डिनाइंग और इंटरेस्टिंग टू डिनाई। अब सेकेंड ऑप्शन क्या कहती है कि नहीं, वो नहीं कर सकता इंस्टीट्यूट फाइल उस पर्सन के खिलाफ जो डिनाई कर रहा है उनका राइट, ठीक है। सी ऑप्शन कहती है इफ सच फाइल्ड अगेंस्ट सच पर्सन सच सूट इज कॉल्ड सूट फॉर डिक्लेरेशन। और अगर पर्सन ने, ठीक है, जिनका इंटरेस्ट डिनाई किया जा रहा था, उन्होंने सूट फाइल कर दिया दूसरी पार्टी के खिलाफ, तो इस सूट को क्या कहा जाता है, सूट फॉर डिक्लेरेशन कहा जाता है। चलिए, और डी ऑप्शन कहता है बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। तो चलिए इसका मुझे आंसर कीजिए, क्या होगा, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, क्या इसका आंसर बन जाएगा।
क्या इसका आंसर बन जाएगा गाइस? क्या बनेगा इसका आंसर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन पता क्या बन जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा बोथ ए एंड सी। प्रोविजन में लिखा गया है, हमारे सेक्शन में लिखा गया है एक्ट की कि अगर क्या है, कोई पर्सन का राइट है किसी भी प्रॉपर्टी में, इंटरेस्ट है किसी भी प्रॉपर्टी में, लीगल कैरेक्टर है उसका किसी भी प्रॉपर्टी में, तो क्या हो सकता है? तो वो सूट फाइल कर सकते हैं दूसरे पर्सन के खिलाफ जो उनका इंटरेस्ट, राइट, लीगल कैरेक्टर डिनाई कर रहे हैं। और अगर उन्होंने क्या किया, ये सूट फाइल कर दिया, तो इस सूट को क्या कहा जाता है? सूट फॉर डिक्लेरेशन कहा जाता है। अब कोर्ट डिक्लेयर कर देगा, जब सूट फाइल कर दिया, कोर्ट के पास चले गए, तो कोर्ट क्या कर सकता है? डिक्लेयर कर देगा राइट कि यस यू हैव द राइट, आपकी इस प्रॉपर्टी में राइट है। तो ये क्या हो जाता है? सूट फॉर डिक्लेरेशन हो जाता है। तो बोथ ए एंड सी इज करेक्ट ऑप्शन, यही ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए आज हमने ना ये जो प्रोविजंस पढ़ी हैं हमने पढ़ ली, काफ़ी अच्छे हमने क्वेश्चन आज किए हैं, बिकॉज ये सारी की सारी प्रोविजंस एसआरए की दे आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर जब सेशन अगर हम एसआरए का लेंगे, आप मुझे बता दीजिए कि एसआरए का एक और आपको सेशन अगर चाहिए होगा, उसमें हम सारी की सारी इंजंक्शन की बात कर लेंगे, राइट? इंजंक्शन भी अपना प्रॉपर हो जाता है, इंजंक्शन से पहले वाली जो प्रोविजंस है उनकी भी बात कर लेंगे। तो यू टेल मी कि आपको सेशन एसआरए का चाहिए और कि नहीं चाहिए, या फिर हम किसी और एक्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। पीडीएफ प्लीज डाउनलोड गाइज, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ मिल जाएगी। आपको हमारी जो लीगल कोर्स का स्पेसिफिकली आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर गाइज आप जनरल स्ट्रीम की भी बात करते हैं, अब जनरल स्ट्रीम में अगर आपको कंपनीज लॉ का किसी भी पर्टिकुलर आपको स्ट्रीम का चाहिए ना, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का चाहिए, तो माइक्रो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं। जैसे कंपनी लॉ आई एम टीचिंग, तो अगर आपको चाहिए कि कंपनी लॉ मैम से पढ़ना है तो गो और चेकआउट कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, और बने रहिएगा सेशन में, अच्छे से पढ़िएगा, कंसिस्टेंसी बना के रखिएगा। सेबी का एग्जाम है तो अच्छे से ही पढ़ना है, बिकॉज एग्जाम है, हाई एंड एग्जाम है। तो ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस।